आरओबी का निर्माण कब तक पूरा होगा, क्योंकि घंटों वहां पर यात्रियों को जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, और माननीय मंत्री जी से उम्मीद मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ, मैं पहली बार जीत कर आया हूँ, बिहार की सबसे पिछड़ी लोकसभा हमारी है, तो मैं चाहूँगा मंत्री जी का ध्यान हमारी लोकसभा पर विशेष हो। जिस तरीके से उन्होंने मेरी खगड़िया लोकसभा में पहली राजधानी देकर मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाने का काम किया, मैं चाहूँगा कि खगड़िया लोकसभा की जनता आपकी तरफ निगाह बना के रखी, आप एक बार अपनी सकारात्मक निगाह वहाँ भी रखें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने आरओबी की बात की, उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसको और एक्सपीडाइट भी किया जाएगा। मैं साथ ही साथ ये भी माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि आरओबी बनाने के काम में, आरओबी बनाने के काम में, फ्लाईओवर अंडरपास के काम में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहां 10 वर्ष पहले 10 वर्षों में मात्र 4000 आरओबी बने थे, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में करीब 12000 आरओबी बने। कहाँ 4000 थे, कहाँ पे 12000। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और 2023-24 तो एक रिकॉर्ड वर्ष रहा। एक साल में 1000 से ज़्यादा आरओबी और आरयूबी बने, जो कि अपने आप में एक बहुत एक सेटिस्फाइंग काम हुआ है। और आपके इस पर्टिकुलर आरओबी के लिए भी पूरा ध्यान देके उसको एक्सपीडाइट करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2-3 बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है, हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 करोड़ का मांग। सांसद महोदय ने प्रश्न नहीं पूछा है, केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं। इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है, और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है, और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं, और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है। तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें, और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। श्री दर्शन सिंह चौधरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, अब हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा से लेकर सागर नई रेल लाइन, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 लाख जनसंख्या हमारी उससे प्रभावित भी होगी और उसको लाभ भी मिलेगा, और नागपुर सीधा जुड़ाव उससे हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नई रेल लाइन देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदुखेड़ा और सागर तक की इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे और ऐसी प्रकार का अनुरोध। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, और एलोकेशन भी मध्य प्रदेश के लिए रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। और मैं आपके सामने
रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश में जहाँ 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद आए थे, डिटेल में चर्चा हुई। उसमें एक बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, तो माननीय सांसद महोदय उनके साथ मध्य प्रदेश के और भी 8 सांसद महोदय आए थे। तो उस पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके अगर दूसरा अलाइनमेंट बने तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को अश्योर करना चाहूँगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी ही सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके दूसरा एक अलाइनमेंट अगर बन सके, अगर फिजिबल होता है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन कर देंगे। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से, पढ़ाई से सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था संक्रमण का, गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें आईआईटी मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीस्केड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष जी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स नए बन रहे हैं, नई ट्रेन्स भी चालू की जा रही है, नई तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही है। वंदे भारत चालू की गई, अमृत भारत चालू की गई, मेमू के अभी 600 कोच बने इस साल। तो ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वर्षों में हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही तेज मेहनत करके काम कर रही है। 45 तक चलाएगा और 24-25। सुश्री महुआ मोइत्रा। Sir, through you,
Sir, through you, I would like to ask the Honourable Rail Minister a question, a supplementary question on rail connectivity. Sir, my constituency has one complete side of about 140 kilometers from Krishnanagar to Karimpur, where about 12 lakh people are without rail connectivity. I had met the Honourable Minister about 2.5 years ago, and he had very kindly agreed to a survey of the feasibility survey. This feasibility survey was supposed to be ready by December of 2023, and then action was to be taken. Okay. However, no report has been given, sir. Please, can you let us know what is the Maanyaman status ji. of connectivity on the Krishnanagar-Karimpur line? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को पहुंचा दूंगा। श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में नीरा, जेजुरी, बारामती और दौंड, इस सारे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्टॉपेजेस है सारे, वो पूरे कम हो चुके हैं। दौंड का मैं उदाहरण दूँ आपको, वहाँ 80 ट्रेन रुकती थी, आज 40 ट्रेन सर रुकती है, और वो बहुत बड़ा जंक्शन है। और वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें अगर आप क्वेश्चन जैसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड इन दिस स्टेट, सर अगर दौंड जो बड़ा जंक्शन था, नीरा बड़ा जंक्शन था, बारामती आज ग्रो हो रहा है, इस जगह अगर आप ट्रेन कम करेंगे और स्टॉपेजेस कम करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन मेरी उनको विनती रहेगी कि स्टॉपेजेस कम ना करें, दूसरा कुछ सुझाव देके जिससे एफिशिएंसी बढ़े। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है उसकी तारीफ की, उसको आपने सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुणे दौंड एरिया इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि उसके लिए टोटल एक नया मास्टर प्लान बनके बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बना है। पुणे की कैपेसिटी को डबल करने के लिए उरुली में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पुणे जंक्शन को टोटली रीमॉडल करके रीडेवलप किया जा रहा है। शिवाजी नगर स्टेशन को टर्मिनल बनाने की प्रयास है। फिर पुणे से लोनावला के 3rd और 4th लाइन बनाने का काम है। फिर अहमदनगर से पुणे का नई लाइन बनाने का काम है। तो ओवरऑल उस एरिया के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट करने के काम हाथ में लिए गए हैं और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अभी करीब 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। और स्टॉपेजेस के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है। तो उसके हिसाब से स्टॉपेजेस भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे स्टॉपेजेस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है। अभी अपने को इस नेटवर्क को सेफ रख के अच्छे तरीके से चलाने का वो मेजर फोकस करके आगे चलना चाहिए। और जिस तरह से काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, उससे इन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस 3rd टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। तो इस 3 गुना मेहनत से जो परिणाम आएंगे, इन 5 वर्षों में रेलवे एकदम ट्रांसफॉर्म होकर निकलेगा। संबित पात्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि रेल केवल एक कनेक्टिविटी का सूत्र नहीं है, वो एक भावना, एक इमोशन का भी सूत्र है। क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी से आता हूँ, मुझे लगता है आज सभी लोग जो प्रस्ताव में रखने वाला हूँ, माननीय मंत्री जी भी उड़ीसा से आते हैं और हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी ट्रेन से उड़ीसा जाता है और उसकी इच्छा होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर नहीं पाते हैं, तो ये इच्छा होती है कि कम से कम प्रसाद लेके वापस जाएं। आज मैं प्रस्ताव देना चाहूँगा रेल मंत्रालय को कि रेल मंत्रालय हमारे जो मंदिर के प्रशासक है, जिसको मंदिर कमेटी कहते हैं, गजपति महाराज है पुरी के, हमारा जो सेवायत है जगन्नाथ मंदिर के, और जो मुक्ति मंडप है जहाँ पंचांग बनता है,
उनके साथ एक बार चर्चा करके इस विषय पे ध्यान करें कि क्या यह संभव है कि उड़ीसा के मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बालेश्वर इत्यादि में हम कियोस्क नहीं कहेंगे, टेम्पल सेंटर, सूखा प्रसाद सेंटर कह के सेवायतों के माध्यम से अगर हम वहाँ पर प्रसाद का विषय रखते हैं तो जो भी यात्रीगण वहाँ से जाते हैं महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं वो जो इमोशन, वो जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं ये विषय माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, भाई संबित भाई ने, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को डिटेल में एग्जामिन करना चाहिए क्योंकि मंदिर के प्रसाद के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी रहती है, तो उसका प्रसाद को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी हैंडलिंग हो, वो सब पे बहुत ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। तो मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो डिटेल में चर्चा करें और जो सेवायत और पंडित जितने भी मंदिर के प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके साथ बातचीत करके ही कोई आगे फैसला लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 224 224 राजीव राय। क्वेश्चन नंबर 224 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सोलर एनर्जी में आजकल एक बहुत प्रचारित कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 65,000 से 5 लाख रुपया तक कीमत रखी गई है, जो निश्चित रूप से वेंडरों से मिलकर जरूरत से ज़्यादा कीमत है और उसमें उपभोक्ता को 20,000 से लेकर 3,92,000 तक देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तो जो गरीब बिजली उपभोक्ता है, खासकर से बुनकर 500 रुपया तक बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की एक व्यवस्था शुरू गई है। लाखों की अवैध वसूली होती है रोज और बड़ा इशू बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए इस तरह की कीमत रखी गई है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 16,000 का लक्ष्य है, 19,000 का लक्ष्य है और अब तक खाली 98 लगे हैं और उसमें से एक को भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि क्या इसको दाम को कम करेंगे, सब्सिडी सही समय पर मिले या जीरो पेमेंट पर या मिनिमम पेमेंट पर आप लगा सकें, तो ये कार्यक्रम भी सही चलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा और हमारे बुनकर भाइयों को लूटने से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए मंत्रालय ने, सरकार ने बहुत स्कीमों के द्वारा ये प्रयास चलाया है कि सोलर एनर्जी बढ़े और पावर के ऊपर जो हम डिपेंड है, तो सोलर एनर्जी के ताकत से हम आहिस्ते आहिस्ते जो हमारे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, अब तक जो 6 स्कीमें हमने तैयार की है और जैसा सांसद जी ने कहा है, अब निश्चित तौर से पहले इसकी जो कॉस्ट आती थी कम से कम पर यूनिट 6 रुपये के ज़्यादा कॉस्ट आती थी, अब हम कम से कम 2-2.5 इस पर रुपये जो पर यूनिट 2.5 रुपये पर आ गए हैं। और जैसा जैसा नया रिनोवेशन यहाँ हो रहा है उस तरह से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ताकि हम जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम एक कॉस्ट तरह के इसमें हम कम कॉस्ट में बिजली दे पाएंगे। जी, मेरा सवाल ये था कि जो लगाने में कास्ट आ रही है उसके वजह से 19,000 के बनस्पत केवल 98 घरों पर लगे हैं, उसकी कास्ट कम करने की बात कर रहा था, उसको जीरो पेमेंट पर बात कर रहा था। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और आ रहा है, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा होमवर्क करके जवाब दें तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को बता पाएंगे आपकी तरफ से। दूसरा जो सौर ऊर्जा का, सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि देश के बड़े औद्योगिक घराने जैसे अदानी वगैरह हैं, उनको उसमें कितना हिस्सा दिया गया है और क्या उनके इलाके से काम हो रहा है, उनसे जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा। सर जी, हम भारत इस सोलर एनर्जी में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए स्कीम भी तैयार की हुई है। ये PLI जो स्कीम है
तो ये ऐसे स्कीम है कि जो खुद एनर्जी बनाए, पावर बनाए, और अब तक ये स्कीम अच्छी तरह आगे गई नहीं है और इसके लिए कई सरकार ने अब तक कोई कुछ भी पैसा नहीं दिया है। श्री गणेश सिंह जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय आपका कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का आदेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों बहुत कारगर उपाय किए हैं। उनमें पीएम घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना, जनमन योजना, ये ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता स्वयं चल करके इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पेड़ भी नहीं है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, 15-20 किलोमीटर का एरिया है। क्या वहाँ पर एक बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए उसका सर्वे कराएंगे? ओके। मध्य प्रदेश के सतना जिले में। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सांसद ने जो प्रस्ताव रखा हुआ है, तो हमारे जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो अलग अलग स्कीम हमने दे दी है, और इसी तरह से जो सूर्यघर योजना है वो घर पे ऊपर 3 किलोवाट तक का सब्सिडी हम देते हैं। पहले किलोवाट को हम 30,000 रुपये देते हैं, दूसरे किलोवाट को 30,000 देते हैं, और तीसरे किलोवाट के लिए हम 18,000 रुपये देते हैं। कम से कम 70,000 उसके ऊपर ये सूर्यघर योजना में 70,000 ऊपर हम सब्सिडी देते हैं। ऐसे हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड इस सूर्यघर योजना में, मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ हाउस होल्ड में हमने लगाने का तय किया हुआ है। और मैं माननीय सांसद से कहना चाहता हूँ, ये जो स्कीम है वो खुद आपने वो स्कीम तैयार करनी है, और जो ग्रिड से पैसा मिलेगा, जो उसका रेट है, एग्रीमेंट ऐसा आप होगा, इसी तरह से आपको इसका फ़ायदा होगा। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो स्कीम है, जो सोलर एनर्जी बनाने के लिए सभी ने इसके ऊपर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को प्रवृत्त करेंगे, यही मेरा रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 225 श्री धर्मवीर सिंह। 225 धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब हमारा हरियाणा का बहुत सा आदमी हर रोज़ खाटू श्याम जी जाता है। धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है हमारा सारा प्रदेश। समय समय पर तो ये ट्रेन चला देते हैं। क्या मंत्री जी 9,733 और 34 को सफाई करेंगे? साथ में वहाँ जाने के लिए क्या भिवानी से सीकर वाया लवारू को नई रेल लाइन बिछाने का भी कोई इनके प्रस्ताव है इनके पास? साथ में क्योंकि एक ट्रेन हमारा जो हिसार से चलती है, शिवानी उसका स्टेशन है नहीं। 14,717 और 14,718 और 22,737 और 22,738 का स्टेशन, क्योंकि हमारा भिवानी जिले का बड़ा सब डिवीज़न है, हिसार से चलने के बाद वहाँ ट्रेन नहीं रुकती। साथ में भिवानी के अंदर जो वाशिंग लेन थी हमारी वाशिंग, वो पहले से जब से अंग्रेज़ों का राज था तब से थी। अब सुनने में आया है कि उसको शिफ्ट किया जा रहा है हिसार। क्या दोबारा से बनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर सांसद जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, मैं बताना चाहूँगा कि भिवानी और सीकर के बीच में कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए जज्जर चरखी दादरी लोहारू नई लाइन 94 किलोमीटर का फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है डीपीआर बनाने के लिए। एक बार डीपीआर बन जाए उसके बाद में उस पर आगे काम होगा। और साथ ही साथ खाटू श्याम जी, जो कि हम सब की श्रद्धा से जुड़ा है, उसके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की नई लाइन सैंक्शन हो गई है। उसका काम ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया है। जो स्टेशन की बात माननीय सांसद जी ने कही, उसके बारे में मैं जानकारी लेके इनको दूंगा। शॉर्ट में से रामवीर सिंह विदोड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से
माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19,119 एवं 19,220 एवं फिरोजपुर और मुंबई के बीच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19,119 एवं 19,020 एवं फिरोजपुर और मुंबई के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 19,023 एवं 19,024 का ठहराव कोविड काल के दौरान बंद कर दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार का लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को देखते हुए तुगलकाबाद स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ियों के ठहराव को पुनः बहाल करने का कोई विचार है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न हरियाणा का है। मैं इसके बारे में ये जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 315 करोड़ रुपए का एनुअल एलोकेशन होता था रेलवे का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 3,383 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया है और हरियाणा में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। साथ ही साथ दिल्ली की बात माननीय सांसद जी ने जैसे कही, दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन साल का होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिल्ली के लिए किया है। माननीय सांसद महोदय ने जिन ट्रेन की बात कही है स्टॉपेज की, उसके बारे में मैं इंडिविजुअल जानकारी लेके माननीय सांसद जी को बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 226 कुमारी सुधा आर। थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 226। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। Thank you, sir. I would like ask question through you to our Honorable Prime Minister. Is very well available here. Will the share of power allocation from Kudangulam and Kalpakam project to Tamil Nadu be increased, given the risk the state takes and the power need it has? My second question is, sir, the answer says 12 projects under the construction, but the list is only containing 11. Thank you. माननीय मंत्री जी। Speaker sir, I appreciate the concern of the honourable member for the projects falling in the state of Tamil Nadu. I would just like to tell her that this issue of the power share has been deliberated upon very extensively, not only within the Department of Atomic Energy, but more so with the Department of Power, the Ministry of Power, Renewable Energy. And the earlier formula, which was known as Gadgil formula, made only about 15 to 20% of the electricity available for the home state where it was being generated. In fact, that was revised, and as of today, 50% of the electricity is available to the home state, 35% to the neighboring states in the region, and 15% is unallocated, which goes to the grid. And that has been, by and large, accepted as a consensus formula for all these states and the union territories of the country. And considering the concept of one nation and whole of government, I think that's in the true federal spirit as well. Now, as far as the second part is concerned, it is just that one of the projects has been on hold in Rawalpeta, so that's why maybe the numerical difference that she is pointing out is there. But overall, she would be glad to know that Kundakalam is one project which had been envisaged somewhere around 1990. It was repeatedly... Honorable Mani Sadesh, please. It was repeatedly visited, revisited, but it was only after 2014, when Prime Minister Modi ji took over, that it has been made functional. And now we have 4 units of Kundakalam made functional, so also Kalpakam. And the unique features of all these power generation capacities is that over the last 10 years, because
I'm not speaking on my behalf, I'm speaking through the figures and through the statistics. In 2014, when this government came, the total power generation capacity of India was 4,780 megawatts, which has almost doubled now. In 2024, it is 8,180. So what was the capacity developed in the last 60 years is equal to the capacity developed in the last 10 years. Not only so, if we proceed by the same pace, our future projections reflect that by 2031-32, this generation capacity would increase 3 times from today, equal to 22,480 megawatt, and therefore this has been possible because we had the talent, we had the equipment, we had the capacity. But what was lacking perhaps was the enabling milieu, which is provided by the political leadership, and that happened after 2014. There was a number of decisions taken, like bulk approval of 10 reactors, like extra allocations, like decision to have joint ventures with PSU, and also involvement of the private sector in a very limited manner, of course. But all this has, and we have diversified, not only confined atomic energy to generation of the energy, but as Homi Bhabha rightly pointed out at the time of inception, that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes, because at that time there was some controversy. Hiroshima had just happened, and today we are living up to that vindication under the leadership of Prime Minister Modi. Atomic energy is being extensively utilized in agriculture sector. Even for mutagenesis, we have produced 70 mutagenic crops with the intervention from atomic energy. We have fortified foods. In health sector, we are among the first in the world to have come up with a new set of series of isotopes which are being used in the treatment of cancer. And similarly, in the defense sector, through the atomic energy processes, we have come out with cost-effective, lightweight, bulletproof jackets. These are just a few examples, otherwise it will go on for the whole day. Honorable Member Supplementary. Sir, my second question is, the answer says 12 projects under the construction, but listed only 11 projects. Which is the 12th project? And kindly provide the project-wise completion date. Thank you. No, I think if you go through in detail, it has been provided. We have provided the amount of construction that has been completed and amount of it left. The exact date lines don't happen because sometimes in the process of the construction of the project, some of the imponderables come in. Sometimes we are expanding, there are land acquisition issues, sometimes there are forest clearance issues, sometimes the equipment is to be procured from another country. So it's not easy to give up an exact date, but we have 9 under construction projects, and with a total of 40, we have, some of them are in the pre-project stage. Pre-project stage means that the construction has not per se started, but it is in the process of clearances being obtained, the procedural works being accomplished. So that is how we have categorized it into 2 parts in the answer. Shri N.K. Premchandan ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to ask the supplementary. Sir, atomic power, now it has become very important as far as our country is concerned. From the traditional system of generation of power, we are moving to atomic power. So one of the raw material for atomic power is uranium and thorium. And this is derived from monazite. And our country, especially in the state of Kerala, in beach sand minerals, we are having abundant availability of the monazite. But unfortunately, the monazite, which is abundantly available in the coastal area, we have derived it, Indian rare earth is there, but unfortunately, it is not being utilized properly. So I would like to know from the Honorable Minister, even the IRA Indian Rare Earth Limited, there is no value addition expansion project that is a mother plant, it is in my constituency, Chavara, IRA Limited. I would like to know from the Honorable Minister whether the Government of India, atomic, which is directly commanded the Honorable Prime Minister, I would like to know from the government whether some project will be, whether some project will be commenced so as to utilize this monazite to generate the power, and some value addition project will be implemented in IRA. Thank you very much, sir. Honorable Speaker, sir, I appreciate the honorable member's intervention.
whenever there have been any issues related to the atomic energy projects in the state of Kerala, he's always been very forthcoming and cooperative, and he's rightly pointed out, India is proud to have one of the largest shares of thorium in the world. We have 21% of the total amount of value, total amount of thorium available in the world. And he's also rightly pointed out that monazite is the mineral from where it is extracted. Now, monazite, sorry. So monazite is one of those beach minerals. Earlier we also confronted the issues of pilferage happening because some of the business houses would obtain permission to extract some other mineral and clandestinely also indulge in this. So that also, with the support of the honourable member, has been taken care of. Now, as he's rightly pointed out, we are gradually moving in that direction, and I think one of our indigenous projects called Bhavani would make use of that, and that would be an experiment from which, learning from the experience of which, we will move on, and certainly that will also reduce our dependence on uranium or also on the other materials to be obtained from the other countries. Question number 227, 227, Captain Brijesh Chota. माननीय मंत्री जी, टेबल ऑफ द हाउस. Honorable member. Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, the Honorable Minister has given a detailed reply which is highlighting the planning and execution of rail infrastructure projects as well as the challenges in the Mangalore-Bangalore rail line. Also about the administrative issues of the SPV, which is the HMRDL, which is a joint venture between Indian Railways and the Government of Karnataka. In this backdrop, I would like to ask the Honorable Minister, what is the government's ministry's proposal to address the guard stretch, while we know that there is a feasibility study which is happening in the Shiradi guard stretch? What is the progress in this feasibility study for the new alignment? Also, sir, I would like to ask the Honorable Minister, the Mangalore city limit, that is the Mangalore Central and the Mangalore Junction, comes under the Southern Railway, while the entire stretch between Mangalore to Bangalore comes under the Southwestern Railway. I have also highlighted this factor, and the Minister also has acknowledged the fact that the Mangalore-Bangalore rail line is a vital rail line. Is there any proposal in the Ministry of considering Mangalore city limit to be shifted to the Southwestern Railway so that the entire rail line can be better managed, considering the challenges existing in the rail line and its vitality? I would like to ask the Honorable Ministers. क्वेश्चन आर. माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है, हसन मैंगलोर रेलवे लाइन, basically it was taken up by a joint venture between the state and the Ministry of Railways, और joint venture में state government की तरफ से जो contribution आना चाहिए, that needs to come, then only the project can be taken forward. Honorable Speaker, sir, I'll give the details to Honorable Member. The question hour is over, that's why I would like to give it individually to Honorable Member. प्रश्नकाल समाप्त. माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. कुछ प्रिविलेज मोशन आए हैं श्री गौरव गोगोई जी का, तारिक अनवर जी का, पप्पू यादव जी का. आप सबके विशेषाधिकार नोटिस प्राप्त हुए हैं, वो विचाराधीन है. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवली में संख्या नंबर 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3 in the today's revised list of the business of the Lok Sabha. Thank you. Item number 4, माननीय श्री जितिन प्रसाद जी. Respected ma'am,
with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 4 and the revised list of business for today. Item number 5, Dr. P. Chandrasekhar ji. Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Manya Shri Suresh Gopi ji. Respected Madam, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Item number 7, Mananiya Dr. L. Murugan ji. Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 of today's revised list of business. Item number 8, Mananiya Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairperson, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against the name of my colleague, Shri Ravneet Singh, pertaining to the Ministry of Railway at serial number 8 in today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. Item number 9, Manya Shri Jiten Prasad ji. Respected ma'am, with your permission, I rise to make a statement. 1, correcting the reply on 24/7/24 to Unstart question number 272 asked by Sarvashri Sri C.N. Annadurai, Navaskani K. and Selvam G. MPs regarding the status of Digital India program. And 2, giving reasons for delay in correcting the reply. Item number 10, Mananiya Dr. P. Chandrasekhar ji. Respected Madam, in pursuance of the direction 73A on the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations and observations contained in the 57th report of Standing Committee on Communications and Information Technology on Department of Posts, Initiatives and Challenges 2023 to 2024 pertaining to Department of Post on the table of the House. Thank you. Mananiya Shri Isha Khan Chaudhary ji. Shunyakal. I am bringing to the attention of the House and of the Jal Shakti Ministry an issue of immediate urgency. This one. Honorable Speaker, I am bringing to the attention of the House and of the Jal Shakti Ministry an issue of immediate urgency and national importance. I have spoken earlier about the problem of river erosion in my constituency of Malda Dakshin, which includes Malda and Murshidabad districts. This year, my constituency faces erosion in all 7 of my blocks. But today, I want to specifically focus your attention on the large-scale problems of Manichak block of Malda district. At Bhutni Island of Manichak, that has a population of over 2 lakhs, there has been a total collapse of the ring embankment, which was constructed by the late Shri A.B.A. Ganikhan Chaudhary, causing erosion and as a result, large-scale flood of all 3 Gram Panchayats of the island. The sluice gates which expel water back into the rivers were ineffective and the whole island remained in a semi-submerged state for 50 days in August and September of the year. 80,000 families faced the brunt of this erosion-caused flooding, and approximately 15,000 houses were fully or partially damaged. The power supply remained cut off for 35 days, compounding the suffering of the people. Some estimate that the total economic loss across all sectors at rupees 250 crores, with agriculture and land fisheries being the hardest hit sectors. The fear now is that the rivers that surround Bhutni, which include the Ganga and Fular, may merge and completely wash away the area. Madam Speaker, my request is that a large-scale plan is required for Bhutni Island and for Malda to stop erosion. I strongly demand that the central government, in cooperation with the government of Bengal, develop a large-term, large-scale vision to protect the destitute and suffering erosion-prone areas of Malda
and to prevent further erosion. Thank you. माननीय सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। आ रही हूँ अध्यक्षा जी। हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद देवरिया व बलिया में मजदूर, किसान और चीनी मिल के मजदूर आंदोलन पर हैं। महोदया, जनपद देवरिया से सिकंदरपुर तक यानी 727 से और 727 बी मार्ग, ढेंगारी नवलपुर राम जानकी मार्ग बनना प्रस्तावित है। महोदया, जिसमें किसानों को यूनिट नहीं माना जा रहा है, काश्तकार को यूनिट मान करके मुआवजा दिया जा रहा है। परिणामतः किसानों की 2/3 की कटौती हो रही है। महोदया, पूरा किसान आंदोलन पर है। इसी तरह टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कानपुर शुगर वर्क्स चीनी मिल गौरी बाजार लगाई गई। मिल बिक गई। मजदूरों का 14 करोड़ 73 लाख रुपया से अधिक बकाया है। मजदूर आंदोलन पर हैं। काफी दिनों से कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले जनपद देवरिया में लाला करमचंद थापर ने सीताराम शुगर मिल्स बैतालपुर में लगाई, बंद पड़ी है। किसान आंदोलन पर हैं। नई तकनीक से मिल चलाने का एग्रीमेंट हुआ। सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि यह मिल चल जाएगी, कुछ नहीं हुआ। महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र के जब मजदूर आंदोलन पर होंगे, किसान आंदोलन पर होंगे, तो फिर हम लोग राजनीति कैसे करेंगे? सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो मुआवजा में घर गिर रहा है उसका मुआवजा नहीं लगाया, जो पेड़ पड़े हैं उनका मुआवजा नहीं लगाया, जो लगाया भी तो 101 एयर से अधिक प्लाट बांध करके बना दिया। 2/3 की किसानों की कटौती हो गई। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे तुरंत संज्ञान पर ले और जो ये मामले मैंने उठाए हैं आंदोलन के हमारे संसदीय क्षेत्र के, इस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। मैं आपका भी अत्यंत आभारी हूँ और संपूर्ण विपक्ष का भी अत्यंत आभारी हूँ कि संपूर्ण देश जिन अपेक्षाओं पे हम चुन के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को इस सदन के माध्यम से उठाएंगे और इसका समाधान होगा, तो आज हम लोगों को अवसर मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज देश में जो हमारी ग्रामीण बैंकें हैं, वो सभी राज्यों में उन ग्रामीण बैंकों की करीब 22,000 शाखाएं हैं और वो आज ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे पेंशन हो, किसान का जनधन का हो या किसान के सम्मान निधि का हो या हमारे छात्रवृत्ति का हो स्टूडेंट्स का या स्कॉलरशिप, वो सारे गांव के लोगों की एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये ग्रामीण बैंक के हमारे बैंक के राज कर रहे हैं। और आज इनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और उनसे हैं, आज उनसे सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे बेहतर कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य में अलग अलग है। ये ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक अपेक्स बॉडी नहीं है। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे कि अलग अलग जो राज्यों में एक अलग अलग अथॉरिटी है उसको एक ठीक ढंग से संचालन कर सकें। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं,
एनपीए में भी सबसे कम है और देश की ग्रामीण जो इस सरकार की प्राथमिकता है, किसान, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पद हैं उनकी भर्ती भी होनी चाहिए और 20,000 करीब अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। और एक एनआरबीआई भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग जो वर्षों से चली आ रही है, वो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थापित हो, तो निश्चित तौर से देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों की सेवाओं में और क्वालिटी और गुणवत्ता पर सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देश की 60% आबादी जो ओबीसी है, उसके आरक्षण के संबंध में, क्रीमी लेयर की परिभाषा के संबंध में डीओपीटी ने 1993 में ये आदेश दिया था कि राज्य सरकारों के निर्देश दिया कि क्रीमी लेयर की परिभाषा में कृषि आय और वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। उस परिभाषा में दिया गया कि क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जो होंगे वो क्रीमी लेयर में शामिल किए जाएंगे। क्लास 3 और क्लास 4 के अधिकारी क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जाएंगे। लेकिन 2014 के मॉडल फॉर्म में के बाद से उनका वेतन और कृषि आय को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना लगा, जिसके कारण 125 से अधिक यूपीएससी के उत्तीर्ण प्रतिभाशाली युवा उम्मीदवारों को इसका शिकार बनाया गया। उनके कैरियर बर्बाद कर दिया गया। उन्हें आईएएस और आईपीएस, आईपीएस जैसे सेवाओं में शामिल करने से रोका गया। जिला अधिकारियों द्वारा जारी मान्य ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को भी माना नहीं गया, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उनके स्टेट के द्वारा समानता प्रमाण पत्र देने के बाद भी कि ये ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं, उसके बाद भी उसको खारिज कर दिया जा रहा है, जिससे ओबीसी के छात्रों को जो क्रीमी लेयर में बताकर उनके पद रिक्त कर दिए जा रहे हैं और जिसके कारण जो अच्छे संस्थान हैं, तमाम संस्थान हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में तो उनका नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विभिन्न संस्थानों में भी ओबीसी के आरक्षण नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका लेने का काम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार द्वारा ये प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद कि वो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो कर्मचारी ग्रुप सी और डी में कार्यरत है उसको माना जाए और कृषि आय और वेतन के आय को क्लास के आधार पर उसका वर्गीकरण हो। क्लास 1 और क्लास 2 को तो न लिया जाए, लेकिन जो वेतन के आधार पर अगर उसका प्रमोशन के आधार पर वेतन बढ़ता है तो कृषि आय और वेतन आय को उसके क्रीमी लेयर में न शामिल किया जाए, जिससे इनका हित संभव हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विष्णुदयाल राम जी। ठीक। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत पलामू प्रमंडल के तीनों जिले डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार के साथ साथ बिहार राज्य के गया, औरंगाबाद जिले भी सम्मिलित हैं और इन जिलों की कुल 1,11,524 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की इस परियोजना में परिकल्पना की गई है। साथ ही साथ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और उद्योग धंधों को भी आवश्यक पानी मुहैया कराना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने इस परियोजना के महत्व को देखते हुए 1627.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की। उन्होंने पलामू जाकर के इस परियोजना की आधारशिला भी रखी
लेकिन डूब क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुआवजा की राशि नहीं मिलने के चलते इस परियोजना का कार्य अधूरा रहा। भारत सरकार ने हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को मुआवजा की राशि भी स्वीकृत कर दी है और ये राशि राज्य सरकार को भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस कार्य को पूरा कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती के कनिमोझी जी। Thank you, ma'am. I would like to draw the attention of the House towards the Union government's decision to grant a license for tungsten mining in Hindustan Zinc Limited, Madurai district, Tamil Nadu. The issue has several significant environmental, cultural, social and federal implications, necessitating immediate intervention to protect the region and its people. The Tamil Nadu government yesterday has consistently opposed the project, citing the union government's failure to consult state authorities before granting the mining license. The resolution passed in Tamil Nadu Legislative Assembly on December 9 calls for the revocation of the license and emphasizes the need for state consent in the resource management. The Chief Minister of Tamil Nadu has also written to the union government requesting that this has to be stopped as soon as possible because there are protests in the area and it's a very important biodiversity protected place, and also it means a lot to us culturally because there are Jain monuments there, and one of the first Tamil inscriptions are in that area. Everything gets affected, and many countries have actually stopped this because the farmers have been affected. And the leakages from this mining sites have affected the agricultural production also. So it's very critical that we stop this, and DMK has consistently opposed this mining bill. Thank you. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री TR मालू जी। Should react on this issue. Just raise my the government should react. Yes, sir. We are all supporting. Actually, we are all supporting. माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी। माननीय सदस्य मणिकम टैगोर जी। मणिकम टैगोर। Day for yesterday, Tamil Nadu Assembly has made a resolution. Unanimously, all the parties have joined together. They have resolved. See, this tungsten mine is in respect to the degradation of lot of environmental hazards. This धन्यवाद please. To bring and they have also about to allocate this the tungsten mine to the private parties. This is very bad, madam. It leads to environmental hazard. धन्यवाद माननीय सदस्य मणिकम टैगोर जी। தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் இருவரும் சொன்னது போல இந்த டங்ஸ்டன் சுரங்கத்தை பொறுத்தமட்டிலே மதுரை மாவட்டத்திலே அழகர் கோயில் மற்றும் அரிட்டாப்பட்டிக்கு நடுவிலே அமைவதற்காக மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது என்பதும், அதற்காக வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு அள்ளி கொடுக்க போகிறது என்ற முடிவும் அதிர்ச்சியை தருகிறது. பாஜகவை பொறுத்தமட்டிலே தொடர்ந்து அழகர் கோயில் போன்ற இறை நம்பிக்கை உள்ள இடங்களையும் முருகனுடைய அறுபடை வீடுகளையும் அழிப்பதிலே பாஜக ஏன் இந்த துடிக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. இந்த அரசை பொறுத்த மட்டிலே வேதாந்தாவா அல்லது கடவுளா என்றால் வேதாந்தாவோடு செல்கின்ற அரசாக இருக்கிறது. இதை தமிழக சட்டமன்ற தீர்மானத்துக்கு ஏற்று இந்த சுரங்கத்தை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद माननीय सदस्य श्री BY राघवेंद्र जी। Namaste, Speaker ma'am.
Thank you for providing an opportunity to raise an issue of serious concern of this hour of the Lok Sabha session. I would do talking in Kannada in mother language. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 77 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಶರಾವತಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹತ್ತತ್ರ 75 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಶರಾವತಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ 1958ರಿಂದ 64 ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ 4-5 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದರಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರುವಂಥ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 58ರಿಂದ 69ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9,136 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶರಾವತಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ IA ಹಾಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ IA ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ 3/12/2024ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಗೌರವಿತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಂಥ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ